नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी आरआरबी 9 की नोटिफिकेशन के लिए। आरआरबी यानी कि आपका रीजनल रूरल बैंक। तो दोस्तों, रीजनल का मतलब क्या है? रीजनल मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है बैंक। तो आपके लिए उस पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आपका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें ज़रूर होगा। तो चलो देखते हैं आगे कि कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग बैंक आपको दे रखे हैं। आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको ये सारे बैंक देखने हैं। और मेन चीज़ क्या देखनी है आपने की डिज़ायर्ड लैंग्वेज कौन सी है। ये सारी लैंग्वेज आपने देखनी है। अगर आपको जोन सी लैंग्वेज आती है तो आप उस आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आई। इसकी एक और वीडियो आएगी कि एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, वो भी आप देख लेना, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी वो भी। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, पहले देखते हैं एज का क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, एज का क्राइटेरिया, क्योंकि ये सिटीजनशिप वगैरह तो सब आपके पास होगा क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। तो देखो, फर्स्ट ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए आपकी एज होनी चाहिए अबाउट 21 ईयर्स। अगर आप 21 साल से छोटे हो तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाओगे। और बिलो 40 ईयर से भी आप बड़े नहीं होने चाहिए। अब वो पूछते हैं कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर। अब दोस्तों, इससे और इसकी रेंज में ही क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो एलिजिबल होगा फॉर पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं हम किसके लिए, स्केल 2 मैनेजर के लिए। दोस्तों, किसके लिए? जो कि आपके स्पेशलिस्ट मैनेजर है। इसमें रेंज दिया है 21 ईयर से लेके 32 ईयर। कहाँ तक? 21 ईयर से लेके 32 ईयर की इसमें रेंज दी हुई है आपको। ठीक है दोस्तों, और डेट ऑफ बर्थ की एज दे रखी है आपको 1988 से लेके 1999 तक। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट के लिए, अब आपका ऑफिसर स्केल 1 यानी कि आपका पीओ के लिए। अब पीओ के लिए कितनी एज दे रखी है दोस्तों? 18 से लेके 30 ईयर्स। कहाँ तक? 18 से लेके 30 ईयर तक। और उसकी डेट रेंज चाहिए 1990 से लेके 2002 तक। आप इस ईयर के बीच में अगर जन्मे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आपके क्लर्क के लिए। इसकी एज भी कितनी है? 18 से लेके 28 ईयर्स तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1992 से लेकर 2002 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, कितना कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बिलोंग करते हो SC ST कैटेगरीज तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो अपर लिमिट है उसमें आप प्लस कर लेना 3 ईयर्स, अगर लोअर लिमिट है उसमें से माइनस मत करने बैठ जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए कितना है दोस्तों? उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। एक्स सर्विस मैन के लिए आपका 3 ईयर्स का पीरियड। ठीक है, और डिसेबल है तो 8 ईयर का पीरियड इसमें रखा गया। और मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स आपके किसके लिए? एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 3 ईयर्स का है, और अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको 8 ईयर्स का है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। ऑफिसर पोस्ट के लिए कितने? 5 ईयर का आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। कितने का? 5 ईयर का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। अगर आप वीडो हो या फिर डाइवोर्स्ड हो तो भी आपको कितने का? तो आपको 9 ईयर का एक्सटेंशन इसमें दिया जाएगा। कितने का? 9 ईयर का एक्सटेंशन इसमें दिया हुआ है। और अगर 1984 राइट से बिलोंग करते हो, आप अफेक्टेड हो उससे, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, SC हो, ST हो, कुछ भी हो, आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा DM ऑफिस से जाकर। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़े। तो दोस्तों, आप देख लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, किसके लिए? ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए एक तो बैचलर डिग्री, आपकी BA BSc कोई भी बैचलर डिग्री इसमें काम करेगी। अब आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज, जिसके लिए आप RRB अप्लाई कर रहे हो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उस जगह की। वो मैंने अभी बताया आपको कौन सी लैंग्वेज देखनी है, आपको कौन सी आती है। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके जो असिस्टेंट यानी कि आपके क्लर्क के लिए आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर जिसका नाम है PO। ठीक है, PO के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री। क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री। ठीक है, या फिर प्रेफरेंस दी जाएगी किसको? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरिनरी साइंस और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर,
इन सबको क्या दी जाएगी, आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। दोस्तों इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर क्लैश करते हो आप इनके साथ तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा उस टाइम पे, बट आपको हार नहीं माननी है, इनसे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए फिर से आपकी आरआरबी के अंदर, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कंप्यूटर्स की। एक्सपीरियंस इसमें भी आपका अप्लाई नहीं होता। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे देखते हैं आपके ऑफिसर स्केल 2 यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी कि मैनेजर के लिए। अभी असिस्टेंट मैनेजर के लिए देख लिया हमने। दोस्तों इसमें मांगता है आपसे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और कितने मार्क्स, इसमें मार्क्स की क्राइटेरिया रखा है उसने कितना, 50% का। अब फिर से प्रेफरेंस दी जाएगी इन सब सेक्टर्स को। ठीक है दोस्तों, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना, 2 ईयर्स का इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर बैंक में एक्सपीरियंस लेकर आए हो 2 साल का, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको ऑफिसर स्केल 2 यानी कि आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। दोस्तों इसमें आईटी ऑफिसर के लिए कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो जो आपका आईटी ऑफिसर है उसको मिलने वाली है क्या, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, और कौन कौन से फील्ड में वो भी दिया हुआ है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इसमें और कितने 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एएसपी का, पीएचपी का, C++, जावा, वीबी, वीसी और ओसीपी एटसेट्रा का। तो कोई भी एक सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा, और आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीए के लिए। सीए के लिए क्या, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सीए की, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीए का। इतनी बात क्लियर है। अब आपका लॉ ऑफिसर, दोस्तों लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री होनी चाहिए फिर से एक लॉ की, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू, और 50% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए आपके पास, और आपका वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट या फिर लॉ ऑफिसर किसी भी बैंक के अंदर। समझ आया। फिर आपको ट्रेजरी मैनेजर का देखना है, ट्रेजरी मैनेजर के क्या क्या क्राइटेरिया वो देखते हैं हम। तो दोस्तों सीए होना चाहिए या फिर एमबीए इन फिनेंस। तो दोस्तों ये दोनों क्राइटेरिया चल जाएंगे आपके। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 1 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सब फील्ड्स में। एक बार पढ़ लो ध्यान से कौन कौन से फील्ड्स हैं, और आपके पास 2 साल का होना चाहिए इसके अंदर एक्सपीरियंस। फिर आता है आपका ऑफिसर स्केल 3 जो कि आपका सीनियर मैनेजर है। तो दोस्तों सबसे फॉरमोस्ट जो इसकी प्रायोरिटी है वो आपकी क्या है, वो आपकी है 5 ईयर का एक्सपीरियंस। क्या दोस्तों, इसका 5 ईयर का एक्सपीरियंस यही मायने रखता है इसके अंदर। ये बहुत लोगों के पास नहीं होता, बट है तो वेल एंड गुड, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो आपका सब कुछ सेम ही है, आपकी बैचलर डिग्री चाहिए इसके अंदर, प्रेफरेंस दी जाएगी इन सबको। तो दोस्तों ये सब तो सेम है, बस एक्सपीरियंस वेरी कर रहा है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। आपको फ़ीस कितनी भरनी है दोस्तों। तो आप अगर ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो और बिलोंग करते हो SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज से, तो आपको 175 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हो, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, तो आपको 850 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। कितने, 850 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है आपका दोनों का। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं एक बार, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो वो कहता है अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट के यानी कि क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्री के लिए पैटर्न बता रहा हूँ, प्री के लिए तो एक होगा रीजनिंग और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका क्वांट सेक्शन। सिर्फ 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, और आपके क्वेश्चन होंगे 40-40 दोनों सेक्शन के अंदर। मैक्सिमम मार्क भी होंगे 40 और 40, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर भी 0.25 की, और आपका 80 मार्क्स का पेपर है। और टाइम मिलेगा आपको 45 जो कि कंपोजिट होगा। आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले रीजनिंग कर सकते हो या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, दोनों के लिए कंपोजिट टाइम दिया गया। 45 मिनट का सेपरेट टाइमिंग नहीं रखी गई है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हो तो सेम पैटर्न रहने वाला है, बस आपकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मेंस के लिए देख लेते हैं। मेंस के लिए क्या क्या, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अब मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले। एक तो रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल। ये स्टार इसलिए लगा हुआ है, अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट करी है तो इंग्लिश, और अगर हिंदी ऑप्ट करी है तो आपको हिंदी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पूछता है पहले आपसे, ये सॉरी स्टार इसलिए कि आपको इंग्लिश और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी का हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो। 40 क्वेश्चन है हर एक सेक्शन से, तो सारे सेक्शन से 40 क्वेश्चन है, बट आपका जो रीजनिंग का है उसमें 10 क्वेश्चन होंगे आपके 1.5 मार्क्स के, जिसका टोटल बनता है 50।
फिर आपके कंप्यूटर नॉलेज के होंगे 0.5 मार्क्स के, जिसका टोटल बनता है आपका 20 मार्क्स। जीएस के लिए आपको 1 मार्क ईच मिलेगा, इंग्लिश के लिए भी 1 मार्क ईच होगा और हिंदी के लिए भी 1 मार्क ईच होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 10 क्वेश्चन होंगे 1.5 मार्क के, जो कि इसका टोटल बनाते हैं 50। और आपका कंपोजिट जो ग्रैंड टोटल निकल के आएगा वो आएगा 200 मार्क्स का, और 200 क्वेश्चन इसके अंदर आपके अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो, और कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का। 2 आवर में आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो, कोई भी सेक्शन बंद करो। सेम ही चीज रहेगी आपके ऑफिसर स्केल 1 के लिए, यानी कि आपके पीओ के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो टेस्ट की ये जो लैंग्वेज दी हुई है कि आपका टेस्ट किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल होगा फॉर पर्टिकुलर स्टेट्स। तो दोस्तों देख लो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट अवेलेबल होगा। इसके बाहर कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। समझ आई बात दोस्तों? ये सिंगल लेवल एग्जाम है आपका, बाकी ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 के लिए सिंगल लेवल एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा उनका, प्री मेंस कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक एग्जाम उनको अप्लाई करना है और देना है। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग होगा, सी आपका कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज और क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन है। किसके लिए? ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। किसके लिए दोस्तों? जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आपके। तो दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले? 40 रहने वाले हर एक सेक्शन में। फिर से रीजनिंग का 1.5 मार्क के होंगे 10 क्वेश्चन, तो इसका ग्रैंड टोटल आएगा 50 मार्क्स, और आपके कंप्यूटर के लिए होगा 20। तो दोस्तों सेम रहने वाला है, जो आपका मेंस का पैटर्न है वही रहेगा। इनको एक ही पेपर देना है, इनको प्री का पेपर नहीं देना। तो आपका स्पेशलिस्ट कैडर 2 के लिए देख लो, जिसमें आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर का है। ठीक है, और ये क्या है आपका दूसरा स्पेशलिस्ट कैडर में। इसके पास इसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। जो भी आप एग्जाम अप्लाई कर रहे हो, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, उसके लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उसकी, तो वो भी इसमें एग्जाम में आएगी। तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा 40 मार्क्स का, और 40 ही क्वेश्चन होंगे 1 मार्क ईच। ठीक है दोस्तों, और रीजनिंग आपकी 1 मार्क ईच रहेगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी 1 मार्क ईच, इंग्लिश लैंग्वेज में 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, हिंदी लैंग्वेज में 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, और कंप्यूटर नॉलेज में भी 0.5 मार्क का होगा। अब आपका आता है मैथ्स। मैथ्स में आपके 1 मार्क ईच क्वेश्चन रहेंगे, टोटल रहेंगे आपके 240 क्वेश्चन इसके अंदर, और मार्क्स रहेंगे आपके 200। कितने रहेंगे? 200। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपके प्रोफेशनल नॉलेज इसमें ऐड होती है, जो कि इसके क्वेश्चंस को ले जाती है 240 तक। ठीक है दोस्तों, कंपोजिट टाइम रहेगा आपके पास कितना? 2 आवर 30 मिनट का। कितना? 2 आवर 30 मिनट का आपके पास कंपोजिट टाइम रहेगा। इसके अंदर आप कोई भी सेक्शन अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है आपका ऑफिसर स्केल 3। दोस्तों ऑफिसर स्केल 3 के लिए क्या करना है, इसके लिए ध्यान से देख लो। ऑफिसर स्केल 3 अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए रीजनिंग का पेपर है, कंप्यूटर नॉलेज का, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज और क्वांट्स है। ये सब सेक्शन आपको मिलने वाले हैं, और सेम रहेगा पैटर्न जो आपका मेंस के लिए था। किसके? पीओ और क्लर्क के लिए। इतनी बात समझ आई? पेनल्टी आपको पता ही है 0.5 की रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं 0.25 की, और जो आपके 1 मार्क के हैं उनके लिए देख लेते हैं। दोस्तों ये पढ़ लेना एक बार कि कितनी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो आपको वेन्यू पे क्या क्या करना है वो इसमें स्पेशल नोटिफिकेशन है आपकी बार। तो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम विद देम इनटू वेन्यू। तो दोस्तों क्या क्या ले जा सकते हो आप? मास्क, आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, ग्लव्स ले जा सकते हो आप, अपने ग्लव्स पहन के जा सकते हो। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो आप। उस बॉटल में ये नहीं कि वो ट्रांसलूसेंट है उसके आर पर, बट उसके आर पर दिखना चाहिए। आप अपना हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हो, वो भी सिर्फ 50 ml का। एक सिंपल पेन ले जा सकते हो, और आपके एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें आपका इंक्लूडेड है कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड। ये 4 चीज़ आपको लेके जानी है इसके अंदर, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड और उसकी फ़ोटो। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब कॉल लेटर क्या होगा, आपको लेके जाना है फोटोकॉपी के रूप में, और उस पर स्टेपल होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, आईडी की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ये दोनों स्टेपल करके ले जानी है, और फोटो रहनी चाहिए सेम, और आईडी भी रहनी चाहिए सेम, जो कि आप अप्लाई कर रहे हो और वहाँ लेकर जाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है नोटिफिकेशन के अंदर आपकी बार। दोस्तों बाकी सब तो आपका सेम ही रहेगा जो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, कॉल लेटर कब आएंगे वो आपको पता लग जाएगा। डेट्स देख लेते हैं, इसकी डेट्स क्या दी हुई हैं।
इसकी फ्रेंड्स डेट्स देख लो, डेट्स क्या क्या है इस एग्ज़ाम की। तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है कब से, 1/7/20 1 जुलाई 2020 से, और ख़त्म हो जाएगा आपका 21/7/2020 को। तो 21 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, उससे पहले आप अप्लाई कर लो इसके लिए। पेमेंट क्या रहेगी, पेमेंट देनी है आपको 1/7/2020 से 21। तो पेमेंट के लिए भी सेम पीरियड इन्होंने दिया हुआ है। अब आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का कॉल लेटर कब मिलेगा, 12/8/2020 को। जो SC/STs हैं या फिर जो EWS वाले उनको प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है कब के लिए, 12/8/2020 को इसका कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब आप कॉल लेटर कब ले सकते हो प्री एग्जाम के लिए, तो आपके अगस्त में कॉल लेटर अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम होंगे आपके सितंबर और अक्टूबर में। कब दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर। 2 मंथ का प्रिपरेशन टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करना अपनी। रिजल्ट आ जाएगा आपका अक्टूबर 2020 में, और अक्टूबर में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और मेन का जो एग्ज़ाम है या फिर जिनका सिंगल पेपर है सिर्फ उनका ऑफिसर स्केल 2 और 3 वालों का, उनका अक्टूबर नवंबर में मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा। और मेन एग्ज़ाम होगा कब, आपका अक्टूबर नवंबर में ही मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। इतनी बात समझ आई। आपका रिजल्ट आ जाएगा मेंस के लिए कब, अक्टूबर नवंबर के अंदर। और कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू भी मिल जाएगा आपको अक्टूबर नवंबर के अंदर। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू भी कब होगा आपका, अक्टूबर नवंबर। और आपको अलॉटमेंट हो जाएगी जनवरी 2021 में। तो अगले साल आपको इसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। और दोस्तों ये दे रखी है बैंक वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और इसमें देख लेना कितनी वैकेंसी और आपको कौन से बैंक के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई करें, किसी और नए स्टेट पे ना जाए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो बेस करता है किस पे, कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है वो कितनी है। ठीक है, ये देखो ये सारे बैंक्स हैं और इनकी वैकेंसी पूरी डिटेल में दी हुई है, तो आपको चेक करना है और अपना एग्ज़ाम आगे अप्लाई करना है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर भी आपको बताए हुए हैं कि आप कौन से स्टेट में अगर एग्ज़ाम भरते हो तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये सब देख लेना, अच्छी तरह चेक करना, क्योंकि कोविड-19 के चलते आप हर जगह तो ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो अपना जहाँ जिस स्टेट में हो उसी स्टेट के लिए अप्लाई करना, ये प्रेफर रहेगा। अब फ़ोटो का साइज़ वगैरह ये सब आप अच्छे से अपलोड करना, एक्सपीरियंसड हो आप, इसको पढ़ना और फिर अपनी फ़ोटो उसी तरीके से एडिट करके अपलोड कर देना। कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपके ये डॉक्यूमेंट दिए हैं जो आपको मेंस के टाइम पे या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भर के उनको सबमिट कराने। तो नोटिफिकेशन संभाल के रखना, आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये सब जमा कराना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से तैयारी करो और क्लियर करो एग्ज़ाम को। बाय बाय, टेक केयर।